बी ए आर इनवर्स में एंड एस इनवर्स में। ठीक है, डबल भी लगा दो। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, सी बी जो है ये बिलोंग कर रहा है एस इनवर्स में एंड, इसको पहले लिखना चाह रहे हैं और लिख दो ना, पहले लिखो बाद में लिखो, बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। तो सी बी हो गया एस इनवर्स में, तो बी ए है आर इनवर्स में, बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ठीक है, सी से बी एस इनवर्स, अब ध्यान से देखना इधर, सी से बी एस इनवर्स, अब बी से ए आर इनवर्स, यानी फिर से अपन कह सकते हैं क्या कि जो सी से ए होगा, बी सी से जो ए होगा, सी से जो ए होगा वो किस में रहेगा, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स, कि एस इनवर्स का पहला एलिमेंट, सी तो बोला है एस इनवर्स का पहला एलिमेंट, उल्टा चलता है, बस ये जरूर ध्यान रखना। ये करना था मैं, देखो सी अपन लिए थे वो एस ओ आर इनवर्स में से वही एलिमेंट आ गया इसके अंदर, अर्थात इधर लिख देता हूं, अर्थात एस ओ आर इनवर्स इक्वल्स टू आर इनवर्स ओ एस इनवर्स, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स, ये आ गया इसके लिए। ठीक है, तो ये थी थ्योरम हमारे पास में, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। क्या क्या किए काम अपन, सबसे पहले काम ये कि अपन के एलिमेंट को देखें हैं अपन कि एलिमेंट कहाँ पे है। सबसे पहले काम क्या किए हैं अपन, एलिमेंट देखें अपन कि एलिमेंट्स एलएचएस में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे और आरएचएस में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। वो इन्हीं को भाई आर के अंदर आर इनवर्स में ये होगा, एस में ये, तो एस इनवर्स में ये होगा, बस पीछे से चलना है, वो जरूर ध्यान रखना, बस हमें पीछे से चलना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम था ये, कई बार पूछ रखा है। चलें आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखना। दो ही थ्योरम है और दोनों के दोनों थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम क्या है ये देखो, आर एस टी रिक्त समुच्चय, आर एस तथा टी रिक्त समुच्चय आर एस टी, रिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई तीन संबंध है, ए पर परिभाषित कोई तीन संबंध है, परिभाषित कोई तीन संबंध है, कोई तीन संबंध है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए
क्या सिद्ध करना है? आर ओ एस ओ टी, आर संयोजन एस संयोजन टी, आर संयोजन फिर संयोजन एस संयोजन टी, ये होंगे इक्वल, ये होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें दिखाना है। अब देखो इधर प्रूफ के अंदर, प्रूफ क्या है इसके लिए? लेट कर लेते हैं एलिमेंट, आ जाओ प्रूफ पे। अब पता है ये भी मजाक कर रखा है, ये कम से कम 3-4 बार मजाक कर रखा है। ये एक बार तो मजाक कर रखा है 6 में, एक बार मजाक कर रखा है फिर 9 में। मजाक ही नहीं, सब हो रहा है क्या? क्वेश्चन पूछता है, ये सब क्वेश्चन आने लायक है क्या? ये सब बताओ। काम कुछ भी नहीं करना है, इसमें से एलिमेंट्स लेंगे, उस एलिमेंट को इधर भेज देंगे, बस यही तो काम है। और क्या काम है? देखो प्रूफ में LHS, LHS क्या है हमारे पास में? R संयोजन S संयोजन T। लेट कर लेते हैं एलिमेंट XY को ले लेते हैं कि XY जो है ये बिलोंग कर रहा है किसके अंदर? R संयोजन S और संयोजन T। बोले ये भी पता है हमें कि जब R संयोजन S में भी XY एलिमेंट होगा और यही XY बोले T में भी होगा, तो दो जगह तो बोले कैसे संभव है? इसके अंदर एक ना एक संयोजन की डेफिनेशन से एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा। तो अपन क्या लिखेंगे इसके लिए कि देयर एग्जिस्ट, ध्यान से देखना इधर, इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करवा दें? जेड करवा दें क्या? जेड करवा देते हैं, चलो। देयर एग्जिस्ट जेड such that एक्स जेड बिलोंग्स टू, ये तो हो जाएगा टी में, उधर वाले पार्ट में, एंड जेड वाई बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा किसमें? आर संयोजन एस में, जहां एक्स और वाई उसी में कैपिटल में है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, चलो छोड़ दो। ये अपन इसको ओपन करके लिख दिए, ये भी ठीक है। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या? इससे तो कोई मतलब है नहीं कि एक्स जेड ये बिलोंग्स टू टी एंड यहां से आ जाओ, जेड वाई बिलोंग्स टू आर ओ एस, मतलब फिर से आर ओ एस है, मतलब फिर से एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा। देयर एग्जिस्ट, अब क्या करवाएं? एग्जिस्ट कुछ भी करा दो, यू करा देते हैं एग्जिस्ट, यू सच दैट जेड यू, ये कहाँ बिलोंग करेगा ये बताओ? एस में करेगा, अपोजिट चलता है, यही तो ध्यान रखना है इसके अंदर। ये तो बिलोंग करेगा एस में, एंड यू वाई ये बिलोंग करेगा आपके पास में आर में, ये बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो इसको यहां तक। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या? इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू टी एंड जेड यू बिलोंग्स टू एस। बोले बिल्कुल लिख सकते हैं कि सबका नेचर सेम है। एंड बोले इस एंड को बाहर निकाल दो, एंड यू वाई बिलोंग्स टू आर, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। बोले इनको मिला के फिर क्या लिख सकते हैं? बोले ये एक्स जेड तो है टी में और जेड यू है एस में, तो जेड जेड तो चला गया, यानी एक्स यू ये कहाँ बिलोंग करेगा? एक्स यू जो है ये कहाँ बिलोंग करेगा ये बताओ मैंने तो।
एस संयोजन टी में ही करेगा ना ये, एंड यू वाई ये बिलोंग करेगा आर में, यू वाई ये बिलोंग करेगा आर के लिए। इम्प्लाइज एक्स यू तो है एसओटी में और यू वाई, फिर से मैं यू यू हटा रहा हूं, ध्यान रखना, यू यू हटाऊंगा तो क्या मिलेगा, एक्स वाई ये बिलोंग कहां करेगा, तो ये बोला बिलोंग करेगा आर ओ एस संयोजन टी, बोले यहां पे बिलोंग करेगा। बोला 1 नंबर डाल के, बोला 1 नंबर क्यों मेहनत करेंगे, बोले इसी में डबल इम्प्लाइज लगा देंगे हर जगह, डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज, यानी जो एलिमेंट इसमें लिए थे वही एलिमेंट चला गया इस वाले के अंदर। अर्थात कह सकते हैं अपन आर संयोजन एस संयोजन टी, तो आर संयोजन एस संयोजन टी, ये हो गया प्रूफ थ्योरम। ये थ्योरम था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 6 में 9 में या फिर 9 में शायद नहीं आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है लेकिन, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक डालो, आव्यूहों का निरूपण, आव्यूहों यानी मैट्रिक्स की बात हो रही है, के द्वारा संबंधों का निरूपण, के द्वारा संबंधों का निरूपण, के द्वारा संबंधों का निरूपण, संबंधों का निरूपण, आव्यूहों के द्वारा संबंधों का निरूपण। अब बोले कि हमें सबसे पहले बोला आव्यूह वगैरह तो बताओ, आव्यूह क्या है, बोला आव्यूह मैट्रिक्स ही है, मैट्रिक्स ही है। बोला मैट्रिक्स के लिए, बोला मैट्रिक्स से अपन जानते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें देख लो, हालांकि पता है लेकिन फिर भी देख लो। ए आई जे जो मैट्रिक्स होती है अपने पास में, उसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं A11, A12, A13 और साथ में A1n, A21, A22, 23, 2n, A31, 32, 33, इधर से भी चलता है, ठीक है। इस मैट्रिक्स के अंदर ये होती है कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, लास्ट कॉलम, पता है, सबको पता है इन चीज़ों के बारे में, तो क्योंकि 12th क्लास के अंदर मैट्रिक्स ही एक चैप्टर ऐसे हुआ करता था जिसमें अपन पूरे मार्क्स लाते थे अपन, है ना, कि मैट्रिक्स के अंदर बहुत आसान पड़ता है। और ये होती है हमारे पास में रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो,
थर्ड रो, पंक्ति स्तंभ, फर्स्ट स्तंभ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। आई जे का जो काम होता है, इसमें से जो आई है ये तो दिखाता है रो को, और जो जे है ये दिखाता है कॉलम को, ये दिखाता है कॉलम को। तो एक तो है रो के लिए और एक है कॉलम के लिए। मान लो कहीं पे दिया हुआ है 2 2, इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो ठीक है, सेकेंड कॉलम, बोला ये भी ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो लिखा हुआ है 3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, देख लो तीसरी रो है ही सेकेंड कॉलम है, तीसरी रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। फिर मैट्रिक्स के लिए अपन कुछ पार्ट्स निकालते थे, मैट्रिक्स को पहचानते थे, जिसके अंदर केवल विकर्ण के अवयव हो, डायगोनल एलिमेंट्स हो, उसको अपन डायगनली मैट्रिक्स भी कहते थे अपन, जिसके अंदर केवल डायगोनल की बात हो रही है बस। अब डायगोनल की बात करोगे तो डायगोनल का पार्ट आएगा कैसे, बोला इधर से ही तो आएगा, केवल डायगोनल वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट बस। तो केवल डायगोनल का पार्ट, इसका मतलब डायगोनली मैट्रिक्स। डायगोनल का पार्ट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है आपके पास में। तो डायगोनल का पार्ट है तभी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब बोला चलो ठीक है, तो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स की कहानी। बोले कि इनवर्स वगैरह फाइंड करना भी बता दो, बोले इनवर्स वगैरह फाइंड करना भी बताएं क्या। इनवर्स तो अपन पहले फाइंड करते ही थे कि इनवर्स की जो वैल्यू है ये हुआ करती थी अपने पास में क्या, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मोड ऑफ ए। बोला इनवर्स की जो वैल्यू हुआ करती थी वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मोड ऑफ ए। अब बोला कि ये एडजॉइंट ऑफ ए का क्या मतलब हुआ, बोला वही तो है, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास में है कोफैक्टर। अब कोफैक्टर का ट्रांसपोज, अब बोला ये ट्रांसपोज की नई कहानी क्या आ गई, बोले ये भी जानते थे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो को चेंज कर दो कॉलम में और कॉलम को उठा के डाल दो रो में, वो कहलाता है आपका इसमें कोफैक्टर का ट्रांसपोज की कहानी, ठीक है। मल्टीप्लाई करना ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि अपने को इतना काम में नहीं लेना है फिलहाल। पेपर नंबर जो अपन थर्ड करेंगे ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, इष्ट समीकरणीय सिद्धांत, उसके अंदर फिर से एक बार मैट्रिक्स की चर्चा करेंगे और चर्चा करके उससे कुछ थ्योरम्स वगैरह भी करेंगे अपन, ठीक है। तब अपन फिर से देखेंगे, अभी इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है अपने को। मल्टीप्लाई करना तो सही सलामत होगा ही होगा, मल्टीप्लाई करना तो है ना सही सलामत, 2 3 4 1 1 2 2 3 कुछ भी करना हो तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की तो रो, सेकंड वाली मैट्रिक्स की कॉलम से होती है मल्टीप्लाई। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की तो रो, सेकंड वाली मैट्रिक्स की कॉलम से होती है मल्टीप्लाई, ये तो होगा मेरे हिसाब से सही सलामत। ये गुणा ये प्लस ये गुणा 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 ये, काम क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलें देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। अब बात कर रहा है ये संबंधों के लिए, बोला संबंध को अपन कैसे डिनोट करेंगे, मैट्रिक्स से। बोला भाई मैट्रिक्स तो हमें जानते हैं इस टाइप से, अब देखते हैं कि संबंध के लिए मैट्रिक्स क्या कहना चाह रहा है। अब हम ये देख रहे हैं संबंध के लिए मैट्रिक्स क्या कहना चाह रहा है, संबंध के लिए मैट्रिक्स क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब संबंध के लिए मैट्रिक्स क्या कहना चाह रहा है ये भी देखना पड़ेगा अपने को। अब कैसे देखेंगे अपन, वही देख रहे हैं अपन। आ जाओ इधर, देखो ध्यान से। संबंधों के द्वारा मतलब आव्यूहों के द्वारा इसके लिए निरूपण। माना A बराबर A1 A2 A3 AM तथा
B बराबर B1 B2 B3 Bn कोई दो परिमित समुच्चय है, कोई दो परिमित समुच्चय है, कोई दो परिमित समुच्चय है। ए तथा बी कोई दो परिमित समुच्चय है। क्रमशः m और n अवयवों के क्रमशः m और n m और n क्रमशः m और n अवयवों के परिमित समुच्चय है। अवयवों के परिमित समुच्चय है। ठीक है, तब ए से बी में किसी संबंध R को, तब ए से बी में किसी संबंध R को, तब ए से बी में किसी संबंध R को, ए से बी में किसी संबंध R को एक आव्यूह के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। इसी संबंध R को एक आव्यूह के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। निरूपित किया जा सकता है। जो निम्न है, जो निम्न है। ठीक है, Mij बराबर 1, इफ यानी यदि Aij belongs to R 0, इफ Ai अच्छा 2 है, बी वाला भी है, तो Bj की बात हो रही है। Bj डज नॉट बिलोंग्स टू R, Ai Bj। ठीक है, I का मान है M, फॉर ऑल J का मान है N, फॉर ऑल I बिलोंग्स टू 1 to M एंड J बिलोंग्स टू 1 to N। यानी ये पता चल गया हमें कि मैट्रिक्स जो बनेगी ना, उस मैट्रिक्स के अंदर मतलब दो ही पार्ट रहेगा, या तो मैट्रिक्स में 1 आएगा या फिर मैट्रिक्स में 0 आएगा, दो ही पार्ट आएगा बस। या तो मैट्रिक्स में 1 आएगा या मैट्रिक्स में 0 आएगा बस, और कोई पार्ट्स नहीं आएगा। ठीक है, तो दो ही पार्ट ही दो ही है, या तो 0 या फिर 1, या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। अब बोले इसको लिखेंगे कैसे अपन, तो लिखने का एक ही तरीका है, 0 1, 0 या फिर 1। ठीक है,
तो या तो मैट्रिक्स के अंदर 1 आएगी या फिर मैट्रिक्स के अंदर 0, 2 ही पार्ट आएगा केवल। अब इधर देखो ध्यान से, कर लेते हैं क्वेश्चन, कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। माना a बराबर, क्वेश्चन क्या है वो देखो मैंने तो, माना a क्वेश्चन देख लो एक, माना a बराबर a1 a2 a3, a1 a2 a3 तथा b बराबर b1 b2 b3 और b4 दो परिमित समुच्चय है, तथा r बराबर दो परिमित समुच्चय है, दो परिमित समुच्चय है, तथा संबंध r बराबर, संबंध r बराबर a1 b2 a1 b3 a1 b2 a1 b3 a2 b1 a2 b2 a2 b1 a2 b2 फिर a2 b4 a2 b4 फिर है a3 b2 फिर साथ में a3 b2 फिर a3 b3 a3 b4 a3 b3 और a3 b4 r बराबर ये दिया हुआ है, तब MR ज्ञात कीजिए, तब MR ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारे सामने। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन, हल, दिया है a बराबर a1 a2 a3, ठीक है।